नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन सेंटर पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भाग 1 पढ़ा था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक बेसिक परिचय लिया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके चारों तरफ पाई जाने वाली जलराशियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कौन से सागर हैं, कौन से महासागर हैं, द्वीप कौन से हैं इत्यादि हमने देखा था। जलधाराओं के बारे में भी हमने देखा था। एक बार पुनः उसको हम रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन करने के बाद आज आगे की टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं एबोर्जिन्स। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहते हैं एबोर्जिन्स। और यहीं पर हमने एक टॉपिक और बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं, तो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहते हैं माओरी। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को कहते हैं माओरी। और यहीं पर हमने एक जनजाति और बताई थी जिसका नाम था बिंदिबू। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बिंदिबू जनजाति है, बिंदिबू जनजाति, अगर देश पूछा जाएगा तो हमारा आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रांत पूछा जाए तो हम कहेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो जो बिंदिबू जनजाति है ये ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसमें पाई जाती है। और यहीं पर एक चीज़ और हमने न्यूजीलैंड बताते हुए बताया था कि जो न्यूजीलैंड है इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन। जो न्यूजीलैंड है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहते हैं दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन। दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन क्यों कहते हैं? दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम गोलार्ध में देखें, अपने एटलस में देखें, ग्लोब में देखें, तो जो न्यूजीलैंड की स्थिति है वो दक्षिण और पूर्व में पड़ती है। और ब्रिटेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अधिकतम जनसंख्या इंग्लैंड के निवासियों की है, अंग्रेज़ों के, इसलिए इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व का ब्रिटेन। इतनी चीज़ें हमने बताया था। और यहीं पर दो जलधाराओं के बारे में हमने बताया था। एक जलधारा थी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और ये जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, इसके बारे में बताया था यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाले, यह प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक गर्म या उष्ण जलधारा है। यह एक गर्म या उष्ण जलधारा है। और दूसरी धारा के बारे में हमने बताया था जिसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, और ये हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक शीत या ठंडी जलधारा है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली एक शीत या ठंडी, हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली एक शीत या ठंडी जलधारा है। और यहीं पर हमने न्यूजीलैंड के बारे में बताया था कि न्यूजीलैंड में कुल द्वीप कितने हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो कुल द्वीपों की संख्या है 23। न्यूजीलैंड में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 23 है। लेकिन मुख्य रूप से हमको पढ़ने होते हैं 4 द्वीप, जिसमें से सबसे उत्तर में हमने आपको बताया था कर्माडेक द्वीप, उसके दक्षिण में बताया था उत्तरी द्वीप, उत्तरी द्वीप, उसके दक्षिण में बताया था दक्षिणी द्वीप, और सबसे दक्षिण में बताया था हमने ईस्टवर्ट द्वीप। और यहीं पर हमने एक जल संधि बताया था, उस जल संधि का नाम क्या है?
उस जल संधि का नाम है कुक जल संधि। और कुक जल संधि, सॉरी ये स्टीवर्ट द्वीप है। कुक जल संधि, और कुक जल संधि के बारे में हमने बताया था कि कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। और एक चीज़ और हमने बताया था प्रशांत महासागर में जो सवाल अक्सर पूछा जाता रहता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बारे में। और दूसरा सवाल यहाँ से बनता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृहद प्रवाल भित्ति, जिसको हम कहते हैं वृहद प्रवाल भित्ति। और ये जो वृहद प्रवाल भित्ति है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और महासागर पूछा जाए तो किस महासागर में है, ये पड़ेगी प्रशांत महासागर में। लेकिन अगर सागर की बात करें तो सागर यहाँ पर हो जाएगा कोरल सागर, कोरल सागर। और यहाँ से एक सवाल इनडायरेक्टली पूछता है और पूछा भी गया है कि अंडर वाटर ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है, अंडर वाटर ऑफ गार्डन। अंडर वाटर गार्डन या अंडर वाटर ऑफ गार्डन, ये जो अंडर वाटर ऑफ गार्डन कहा जाता है ये कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को, ये कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। क्योंकि ये जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, प्रवाल भित्तियाँ समुद्री जैव विविधता की केंद्र होती हैं, समुद्री जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं, जैव विविधता से संपन्न होते हैं। और जैव विविधता से संपन्न होने के कारण इन्हें कहा जाता है अंडर वाटर गार्डन। या एक चीज़ और इनको कहा जाता है समुद्रों का वर्षावन। अगर आपसे पूछा जाए कि जो समुद्रों का वर्षावन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि समुद्रों का वर्षावन कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। समुद्रों का वर्षावन किसे कहा जाता है, समुद्रों का वर्षावन कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को। क्यों कहा जाता है, उसका रीज़न ये है कि जो वर्षा वन होते हैं इन्हें हम सदाबहार वन भी कहते हैं। जो वर्षा वन होते हैं इन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं। और जो सदाबहार वन होते हैं वो जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं। जिस प्रकार से सदाबहार वन जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वे भी जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र होती हैं। इसीलिए इनको हम कहते हैं अंडर वाटर गार्डन। इतनी चीज़ें हो गई। और आज हम शुरू करते हैं नए टॉपिक ऑस्ट्रेलिया के पर्वत पठार मरुस्थल के बारे में। और यहीं पर एक दो जल संधियाँ और बची हुई हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। एक सवाल और ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता रहता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्यासी भूमि वाला देश या प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो प्यासी भूमि का देश भी हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका जो लगभग 65% भाग है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूरा का पूरा मरुस्थलीय है, पूरा का पूरा पठारी है। और यहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। पानी की समस्या के कारण ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं प्यासी भूमि का देश। और यहीं पर हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा का नाम क्या है, उस रेखा का नाम है मकर रेखा, या जिसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मतलब मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। आज की टॉपिक हमारी होगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत पठार और मरुस्थल। आज की टॉपिक हमारी होगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वत पठार और मरुस्थल, और उनके बारे में हम फिगर बना के पहले समझते हैं, फिर आगे चलते हैं।
चलिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्राकृतिक मैप हुआ और यहाँ पर हमने आपको राज्यों के बारे में भी बताया था। और राज्य यहाँ पर कौन कौन से हैं? ये जो पश्चिम में स्थित है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। जैसे आप एटलस में जब दिशा देखेंगे तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे और प्लस में हमेशा ऊपर नॉर्थ दिशा होती है और नीचे हमेशा साउथ होती है और हमारे राइट साइड ईस्ट होती है और बाएं साइड वेस्ट होती है। तो ये हमारी दिशा हो गई। आप हमेशा इसी प्रकार से दिशा को समझिएगा, ना समझ में आए ऊपर हमेशा उत्तर, नीचे हमेशा दक्षिण और दाहिने साइड पूरब और बाएं साइड हमारा होता है पश्चिम। तो यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बाएं साइड पश्चिम पड़ रहा है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का प्रांत पड़ेगा इसको हम बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो ऊपर हमको देखेंगे तो मिलेगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में मिलेगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो हमको यहाँ पर एक प्रांत मिलेगा जिसको हम बोलते हैं क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड से दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर हमको दो प्रांत मिलेंगे। ऊपर मिलेगा न्यू साउथ वेल्स और न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण में मिलेगा जिसको हम बोलते हैं विक्टोरिया। और यहाँ से नीचे आएंगे दक्षिण में एक द्वीपीय राज्य है जिसको हम बोलते हैं तस्मानिया। एक बार हम राज्यों का नाम पुनः लिख देते हैं और नाम मिटा के फिर हम पर्वत और पठार को बताएंगे। जैसे ये कौन सा राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, तो इसको हम बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में हो जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में हो जाएगा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण में हो जाएगा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये तीन प्रांत ऑस्ट्रेलिया में दिशाओं के हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं। बहुत ही आसान इनको याद करना। पश्चिम में पश्चिमी, उत्तर में उत्तरी, दक्षिण में दक्षिणी। यहाँ से आगे चलेंगे तो हमको यहाँ पर एक प्रांत मिलेगा जिसका नाम है क्वींसलैंड। इसका नाम है क्वींसलैंड प्रांत। क्वींसलैंड से दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा न्यू साउथ वेल्स प्रांत। और न्यू साउथ वेल्स प्रांत में ही ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा वो स्थित है। और न्यू साउथ वेल्स के दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा विक्टोरिया। और एक द्वीपीय राज्य इसका है जिसका नाम है तस्मानिया। ये तो हो गए ऑस्ट्रेलिया के प्रांत। और इस टॉपिक में हमको प्रांत से मतलब नहीं है। प्रांतों का नाम हमने इसलिए बता दिया ताकि जो पर्वत, पठार और मरुस्थलों का नाम हम बनाएं, जो फिगर हम बनाएं, आप वहां से आसानी से याद कर सकें कि कौन सा किस राज्य में पड़ेगा, कौन सा किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जब आप अपने एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर एक पठार मिलेगा, एक बड़ा सा पठार है और इस पठार का नाम है किम्बरली का पठार। इस पठार का नाम है किम्बरली या किम्बरले का पठार। और ये जो पठार है वो ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में पड़ेगा? वो पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में, मतलब पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। किम्बरले के पठार से जब हम दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर हमको एक मरुस्थल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। या इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल।
ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन याद रखिएगा, अगर राज्यों के नाम के आधार पर प्रश्न ना पूछे तो वहाँ पर सीधा सीधा हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो किम्बरले का पठार है वो निम्नलिखित में से किस देशों में है, तब हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में पूछे तब हमारा आंसर होगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर किम्बरले का पठार हो गया और ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया। और यहीं पर एक झील है और इस झील से कई बार सवाल पूछा गया है कि वह कौन सी झील है जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। तो हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, लेकिन इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। इस झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। डिसअपॉइंटमेंट झील किस देश में पड़ेगी? ऑस्ट्रेलिया में। और प्रांत देखा जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और इसी झील से होकर एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं मकर रेखा। और ये सवाल कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस झील से मकर रेखा गुजरती है, या मकर रेखा निम्नलिखित में से किस झील से गुजरती है। जिस तरीके से भी पूछा जाए, ये हो गई हमारी डिसअपॉइंटमेंट झील। और डिसअपॉइंटमेंट झील से जब आप दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक और छोटा सा मरुस्थल मिलेगा और इस मरुस्थल का नाम है गिब्सन मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम है गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल। और गिब्सन मरुस्थल से जब हम थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मरुस्थल मिलता है और ये समस्त दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इस मरुस्थल का नाम है बृहद विक्टोरियन मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। तो हिंदी में इसको हम कहते हैं बृहद विक्टोरियन मरुस्थल। और बृहद विक्टोरियन मरुस्थल का विस्तार अगर देखा जाए तो इसका विस्तार पड़ेगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रांतों में। ये तो हो गए मरुस्थल की बात। और यहाँ से दो सवाल जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सोने की दो खानें हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो दो सोने की खानें हैं, उन दो सोने के खानों का नाम क्या है? तो एक सोने की जो खान है उसका नाम है कालगुरली। एक सोने की खान है उसका नाम है कालगुरली। और जो दूसरी सोने की खान है उसका नाम है कूलगार्डी। एक है कालगुरली और दूसरी है कूलगार्डी। और यहाँ से होता क्या है, ये दोनों स्वर्ण की खादान है या स्वर्ण की खान है। यहाँ से सोना निकाला जाता है। जिस प्रकार से कोयले की खानों से कोयला निकलता है, लोहे की खानों से लोहा निकलता है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दो खान है, दो स्थान है जिसका नाम है कालगुरली और कूलगार्डी। और यहाँ से निकलता है सोना। और अभी पिछले साल किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, एग्ज़ाम वैसे वैसे टफ होता जा रहा है। जो रटी रटाई चीज़ें हैं अब उसको पूछने का समय धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता जा रहा है और अब क्वेश्चन डीपली बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी? पर्थ होगी। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से अगर हम क्वेश्चन की बात करें स्पेशल, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सोने की खान से ही दोनों क्वेश्चन खूब बने हैं। बृहद विक्टोरियन मरुस्थल के बारे में खूब क्वेश्चन यहाँ से बना है। और गिब्सन मरुस्थल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिसअपॉइंटमेंट झील से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और किम्बरले के पठार तथा ग्रेट सैंडी मरुस्थल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो है छोटा सा महाद्वीप, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाद्वीप है और यहाँ से सवाल अक्सर बनते रहते हैं।
ये तो बात हो गई हमारी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित पर्वत पठार और मरुस्थल के। पर्वत तो खैर कोई नहीं है यहाँ पर, सब पठार मरुस्थल और झीलें हैं, सोने के खाने हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हम चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक दलदल मिलेगा। जैसे हम अपना भारत जब पढ़ते हैं, भारत का भूगोल, तो वहाँ पर हम देखते हैं गुजरात में कच्छ का जो रण मिलता है एक दलदली क्षेत्र है, ठीक उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में एक दलदली क्षेत्र है जिसका नाम है, आप एटलस में अपने देखेंगे तो एटलस में वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा अनेहिम लैंड। आपके एटलस में लिखा हुआ मिलता है अनेहिम लैंड, लेकिन इसका जो शुद्ध नाम है, शुद्ध नाम आपको मिलेगा अर्नहेम लैंड, अर्नहेम लैंड। और ये जो अर्नहेम लैंड है वास्तव में है क्या? जो अर्नहेम लैंड है ये वास्तव में एक दलदल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस दलदल का निर्माण करती कौन सी नदी है, तो इस दलदल का निर्माण यहाँ पर प्रवाहित होने वाली एक नदी है, इस नदी का नाम है डेली नदी। इस नदी का नाम है डेली नदी। डेली नदी के द्वारा इस दलदल का निर्माण किया गया है। और ये सवाल खूब पूछा गया है कि डेली जो नदी है वो किस दलदल का निर्माण करती है, तो आंसर आपका होना चाहिए अनेहिम लैंड या अर्नहेम लैंड। और यहीं पर एक स्थान स्थित है, इस स्थान का नाम है रम जंगल। इस स्थान का नाम है रम जंगल। और ये सवाल यहाँ से पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में वह कौन सा स्थल है जहाँ से यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है, जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में वह स्थल है रम जंगल। और ये रम जंगल कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है अर्नहेम लैंड दलदल में। ये हो गई दलदल की बात। और यहाँ से जब हम दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर एक पठार मिलता है और उस पठार का नाम है बार्कली सम उच्च भूमि। आपके एटलस में बार्कली इसका नाम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका शुद्ध नाम है बार्कली सम उच्च भूमि। जैसे हमने आपको दक्षिण अमेरिका पढ़ाते हुए वहाँ पर बताया था ब्राज़ील की उच्च भूमि, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर है बार्कली सम उच्च भूमि। और बार्कली सम उच्च भूमि ये पड़ती है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और यहीं पर एक मरुस्थल और पड़ता है, यहाँ पर एक मरुस्थल और पड़ता है। और पिछली बार शायद BEO के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो तनामी मरुस्थल है, तनामी मरुस्थल ये किस देश में स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि जो तनामी मरुस्थल है, अगर देश पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, और प्रांत पूछा जाएगा तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया होगा। तो जो हमारा तनामी मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और यहीं पर एक पर्वत है, यहीं पर एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है मैकडॉनल पर्वत। ये जो पर्वत है इसका नाम है मैकडॉनल पर्वत, मैकडॉनल पर्वत। और ये जो मैकडॉनल पर्वत है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट जिल। वास्तव में माउंट जिल पड़ती यहाँ पर है, थोड़ी सी जगह की कमी से हम इधर बना रहे हैं। ये जो माउंट जिल है, माउंट जिल मैकडॉनल पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और इसकी विशेषता है कि इस पर्वत से होकर मकर रेखा गुजरती है। जो मैकडॉनल पर्वत है, मैकडॉनल पर्वत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मैकडॉनल पर्वत से होकर गुजरती है मकर रेखा। और इसे मकर रेखा पर एक स्थल स्थित है जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग, जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग। और एलिस स्प्रिंग फेमस किस लिए है? ये फेमस है LPG के जो प्राकृतिक गैस होते हैं उसके उत्पादन के लिए। प्राकृतिक गैस का भंडार है यहाँ पर, प्राकृतिक गैस का यहाँ पर भंडार है। और ये स्थान भी पड़ता है मकर रेखा पर। हमने ये जो दोनों माउंट जिल और एलिस स्प्रिंग बनाया है वो दोनों पड़ेंगे इस साइड में।
तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। एलिस स्प्रिंग प्राकृतिक गैस का भंडार है, और माउंट जिल जो कि मैकडॉनल्ड पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ये मकर रेखा पर स्थित है। ये तो कहानी हो गई हमारी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की। अब हम यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। जब हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रायद्वीप पड़ता है, एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है आयरे प्रायद्वीप। यहाँ पर जो प्रायद्वीप है इसका नाम है आयरे प्रायद्वीप, आयरे प्रायद्वीप। और आयरे प्रायद्वीप पर एक स्थल स्थित है जिसका नाम है वाइला सिटी, जिसका नाम है वाइला सिटी। और ये जो वाइला सिटी है ये ऑस्ट्रेलिया में फेमस क्यों है? ये ऑस्ट्रेलिया में प्रसिद्ध है लौह अयस्क उत्पादन के लिए, लौह अयस्क उत्खनन के लिए। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर पाया जाता है लौह अयस्क का भंडार। मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलता है? लोहा मिलता है बहुत बड़े स्तर पर, बड़े मात्रा में। वाइला सिटी जो कि स्थित है आयरे प्रायद्वीप में, और प्रांत अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर एक मैदान स्थित है, इस मैदान को हम कहते हैं नल्ला बोर का मैदान। यहाँ पर एक मैदान है और इस मैदान का नाम है नल्ला बोर मैदान। अगर आपसे पूछा जाए कि जो नल्ला बोर मैदान है, ये नल्ला बोर मैदान किस देश में पड़ता है, तो नल्ला बोर मैदान अगर देश पूछा जाए तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लेकिन अगर प्रांत पूछा जाए तो हम कहेंगे ये स्थित है दक्षिणी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और यहाँ पर भी दो मरुस्थल हैं, हम दोनों मरुस्थलों का नाम लिख दे रहे हैं। कौन कौन से मरुस्थल हैं? एक मरुस्थल है सिम्पसन मरुस्थल, एक जो मरुस्थल है उसका नाम है सिम्पसन मरुस्थल। और जो दूसरा मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। एक है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल और दूसरा है सिम्पसन मरुस्थल। ये दोनों मरुस्थल स्थित हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ही एक झील पाई जाती है, उस झील का नाम है आयरे झील। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम है आयरे झील, आयरे झील। और ये जो आयरे झील है इसमें ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी नदियां आकर गिरती हैं, जिसको हम अंतःस्थलीय अपवाह वाली नदियां भी कहते हैं। जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां पढ़ेंगे तो उसमें हम आगे देखेंगे कि आयरे झील में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो आयरे झील है ये पड़ेगी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर इतनी चीज़ें हमारी क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं, एक पर्वत के बारे में देखते हैं। और वो पर्वत बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्वत है, यहाँ से खूब सवाल बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है या बृहद विभाजक पर्वत है, वो किस देश में पड़ता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत। और ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत उत्तर से दक्षिण दिशा में क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया में विस्तृत है। जिस प्रकार से हमने आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत बताया था 7200 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से दक्षिण दिशा में 7 देशों में विस्तृत है, ठीक उसी तरीके से जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और इसका विस्तार क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य में पड़ता है।
और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका नाम है माउंट कोसियास्को। इसका नाम है माउंट कोसियास्को। लेकिन जब आप अपना एटलस देखेंगे तो उस एटलस में इसका एक अलग नाम लिखा हुआ मिलता है, माउंट कुइसियस्को। इसका नाम लिखा हुआ मिलता है माउंट कुइसियस्को, लेकिन इसका शुद्ध नाम है माउंट कोसियास्को। ये सवाल पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाएगा माउंट कोसियास्को, या इसी को हम कहते हैं माउंट कुइसियस्को। एक चीज़ थोड़ा सा हम और समझते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, यूकेलिप्टस, जिसको अपने यहाँ हम अपने भारत में आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सफ़ेदा। ये जो यूकेलिप्टस का पेड़ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मूल स्थान है वो कौन सा देश है, तो यूकेलिप्टस मूलतः ऑस्ट्रेलिया का पौधा है। ऑस्ट्रेलिया से लाया गया था भारत में। क्यों लाया गया था, उसका भी रीज़न है कि बारिश अधिक इन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर दलदल अधिक होते हैं, पानी की मात्रा अधिक होती है, तो उन क्षेत्रों में इन पौधों को लगा दिया जाता है। और ये पौधे दिन प्रतिदिन पानी बहुत अवशोषित करते हैं, इसीलिए तो इनको हम कहते हैं ये पर्यावरण के विनाशक हैं या हमारे पर्यावरण के दुश्मन हैं, शत्रु हैं। तो ये जो यूकेलिप्टस का पेड़ है वह इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इनका जो बीज होता है नीले नीले रंग का होता है, वह इन क्षेत्रों पर्वतों पर गिरता है, और इन क्षेत्र में गिरने के कारण इस पर्वत का जो रंग है वो ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लू माउंटेन है, जो ब्लू माउंटेन है या ब्लू आल्पस है, वह किस देश में पड़ता है, तो वो पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक भाग है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। यहाँ से एक सवाल और बनता है, थोड़ा सा उसको हम समझते हैं। हमने पिछले महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बताया था कि जितनी भी नदियाँ होती हैं या तो वो किसी पर्वत से निकलेंगी या तो किसी पठार से निकलेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जो निकलने वाली मैक्सिमम नदियाँ हैं वो भी किसी पर्वत और पठार से निकले होंगे। तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, मैक्सिमम नदियों की दिशा हो जाती है पश्चिम, क्योंकि इधर ढलान ज़्यादा है। नदियाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से निकलती हैं तो वो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं, और पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने के कारण या एक ही दिशा में नदियों के अधिक प्रवाहित होने के कारण यहाँ से जो सवाल बनता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक, ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक हम कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक तो हम कहेंगे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, रेंज मतलब श्रेणी होता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, क्योंकि एक तो नदियाँ निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हैं, दूसरा जो मानसून आता है, मानसून से होने वाली जो बारिश होती है, ये पर्वत मानसून को रोककर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर बारिश करता है। पूर्वी तट पर बारिश अधिक होती है, पश्चिमी तट पर बारिश ना के बराबर होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में इतने सारे पर्वत, इतने सारे पठार और मरुस्थल का विकास हुआ है। और देख रहे हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का लगभग 60-65% भाग जो है वो पठारी है, वो मरुस्थली है। इसीलिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं प्यासी भूमि का देश।
यहाँ से इतनी चीज़ें हो गई ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कोसियास्को है, जो कि पड़ेगी न्यू साउथ वेल्स में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक। और यहीं से एक चीज़ हम और देख लेते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से सवाल को पूछता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है, बृहद आर्टेजियन बेसिन जिसको हम बोलते हैं उत्सृत कूप, ग्रेट आर्टेसियन या इसी को हम कहते हैं आर्टेजियन बेसिन। बेसिन का मतलब घाटी, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के पश्चिमी भाग में बारिश कम होती है। बारिश कम होने के कारण यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। सिंचाई करने के लिए यहाँ के किसानों ने क्या किया है, यहाँ पर गहरे गहरे कुएँ खोद दिए हैं। और जो गहरे कुएँ खोदे गए हैं उनसे बहुत तेज़ी से पानी अपने आप बाहर निकलता है, स्वतः पानी बाहर निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है ये किस देश की विशेषता है, तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की। या यहाँ से दूसरे शब्द में सवाल पूछा जाए कि जो उत्सृत कूप हैं, जो उत्सृत कूप का मतलब ऐसा कुआं जहाँ से पानी स्वतः बाहर निकलता है। उत्सृत कूप किस देश में पाया जाता है या किस देश की विशेषता है, तब भी हमारा आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। उत्सृत कूप पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ पर 2 जल संधियाँ बची हुई थी, उनको भी हम देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जिसका नाम है तस्मानिया, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जिसका नाम है विक्टोरिया। एक है तस्मानिया और दूसरा है विक्टोरिया। और इन दोनों के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है वो उस जलसंधि का नाम है बॉस जलसंधि। इस जलसंधि का नाम क्या है, बॉस या बॉस जलसंधि। एक जलसंधि यहाँ पर हो गई। और जो दूसरी जलसंधि पाई जाती है तस्मानिया द्वीप के ही पास। यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है, इस द्वीप का नाम है फ्लेंडर्स द्वीप। इस द्वीप का नाम है फ्लेंडर्स द्वीप। और यहाँ पर तस्मानिया द्वीप और फ्लेंडर्स द्वीप के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है उस जलसंधि का नाम है बैंक जलसंधि। बैंक स्ट्रेट या बैंक जो जलसंधि है वो किन द्वीपों के बीच में पाई जाती है, वो पाई जाती है तस्मानिया और फ्लेंडर्स द्वीप के बीच में। और एक जलसंधि और है यहाँ पर हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक देश है पापुआ न्यू गिनी, एक देश है पापुआ न्यू गिनी, और दूसरा जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं इरियान जया, और इस पर अधिकार है इंडोनेशिया का। और यहाँ पर जो जलसंधि स्थित है या वह जलसंधि जो यहाँ पर पाई जाती है उस जलसंधि का नाम है टॉरस जलसंधि। उस जलसंधि का नाम है टॉरस जलसंधि। और ये जो टॉरस जलसंधि है ये अलग करती है पापुआ न्यू गिनी को क्वींसलैंड प्रांत से ऑस्ट्रेलिया के। या यहाँ पर एक प्रायद्वीप पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर एक प्रायद्वीप पाया जाता है और इस प्रायद्वीप का नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप है इसका नाम है केप यार्क प्रायद्वीप। और केप यार्क प्रायद्वीप पर यहाँ पर अलग जो करने वाली जलसंधि है उसका नाम है टॉरस जलसंधि।
ये तो कहानी हो गई आज के ऑस्ट्रेलिया के पर्वत पठार और मरुस्थल के। थोड़ा सा इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखते हैं, ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर देखते हैं, एक है किम्बरली पठार, दूसरा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और तीसरी यहाँ पर एक झील है जिससे होकर मकर रेखा गुजरती है। झील का नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही एक मरुस्थल है जिसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। और यहाँ पर सोने की दो खाने हैं जिनका नाम है कालगोरली और कोलगार्ड, याद रखिएगा। जो बृहद विक्टोरियन मरुस्थल है, बृहद विक्टोरियन मरुस्थल ये पाया जाता है पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। इसका विस्तार पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दोनों में पड़ता है। नल्लाबोर का मैदान है, इसका भी विस्तार पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया दोनों में पाया जाता है। जो आयरे प्रायद्वीप है, आयरे प्रायद्वीप का विस्तार केवल और केवल दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। और आयरे प्रायद्वीप पर ही एक स्थल है, एक स्थान है जिसका नाम है वाइला सिटी। और वाइला सिटी से यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है, जहाँ पर लौह अयस्क निकाला जाता है। और सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल और आयरे झील, ये तीनों स्थल पाए जाते हैं दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हम चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक दलदली क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है अर्नहेम लैंड, या इसे हम कहते हैं अनेहेम लैंड। और जो अनेहेम लैंड है, अनेहेम लैंड का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो अनेहेम लैंड का निर्माण करती है डेली नदी। और यहाँ पर एक स्थल पाया जाता है जिसका नाम है रम जंगल, और इस रम जंगल से निकलता है यूरेनियम। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडारक और निर्यातक राष्ट्र भी है। बारकली का पठार या बारकली सम उच्च भूमि और तनामी मरुस्थल, ये भी पाया जाता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। और जो एलिस स्प्रिंग है, जो कि प्राकृतिक गैस का भंडार ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ये भी है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, और ये कर्क रेखा पर स्थित है। हम बात करें ग्रेट आर्टेजियन बेसिन की, तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन भी विशेषता किसकी है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और यहाँ पर गहरे गहरे कुएँ खोदे जाते हैं जिनसे पानी स्वतः ही बाहर निकलता है। इसको हम बोलते हैं उत्सर्ग कूप या ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, उत्तर से दक्षिण दिशा में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट कोसियास्को या माउंट कोसियास्को। और इसके दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन या ब्लू आल्प्स बोलते हैं। और ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का मुख्य जल विभाजक। चीज़ें समझ में आई होंगी, उम्मीद है आप इनको फिगर बना के कई बार रिवीजन करिएगा, ज़रूर समझ में आएंगी। और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा न्यूजीलैंड का पोर्शन बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। न्यूजीलैंड के बारे में, पर्वत पठार मरुस्थल के बारे में, और उसी टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ की नदियों के बारे में और आगे के टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।